वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो हम जानते हैं कि चाइना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर की जो है वो हैसियत रखता है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी चैम्पियन होता जा रहा है। और ये वो कैसे हो रहा है उस पर जो है हम बात करेंगे। इसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या और करने की ज़रूरत है उसको भी समझेंगे। तो उससे पहले जो है मैं रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है जो इस वीडियो में आप सुनेंगे वो मैंने उनके रिसर्च पेपर से जो है ली हैं। तो सबसे पहले जो है अनिल चोपड़ा जी का धन्यवाद। तो आज की स्थिति की बात करें तो चाइना जो है आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स मैन्युफैक्चरर है। रशिया को वो पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका के बाद जो है अब उसका नंबर आता है। दुनिया की टॉप 10 डिफेंस कंपनीज में से आज 3 जो है चाइना की हैं। चाइना का एक्सपोर्ट जो है 50 से ज़्यादा देशों में हो रहा है। पांचवा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है इस समय जो है चाइना हो चुका है। और 66% अफ्रीकी देश जो है चाइना के बनाए हुए हथियारों पर चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस जो है चाइना ने इस इंडस्ट्री में कर ली है। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्टाइल के साथ जो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है, जिसके लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए। और उनका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हाइड कैपेबिलिटी एंड बाइट टाइम, यानी कि अपनी क्षमताओं को छुपा के रखो, उनको साइलेंटली डेवलप करते रहो, समय लेते रहो और दुनिया के सामने तभी अपनी ताकत को दिखाओ, अपने आपने क्या कर लिया है, अपने अचीवमेंट को तभी दिखाओ जब सामने वाला आपका कुछ बिगाड़ने की स्थिति में ना हो। तो देखिए 2017 में चाइना की एक भी डिफेंस कंपनी टॉप 20 में नहीं आती थी। और आज बात करें 2021 में हम आ गए हैं तो 3 डिफेंस कंपनी जो है टॉप 10 में आ रही हैं। तो देखिए कितना बड़ा चेंज जो है पिछले 3-4 साल में ही चाइना ने कर लिया। ऐसे ही उन्होंने जो है अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो किया है। तो इकोनॉमी को ग्रो करने का जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो होता है एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रा। चाइना ने 10-15 साल साइलेंटली इस पे काम किया। कोई फैंसी वैंसी बड़ी चीज़ें दिखावे की नहीं की, साइलेंटली सड़क बनाते रहे, रेलवे नेटवर्क बनाते रहे, एयरपोर्ट बनाते रहे। और इसी का जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उनको बाद में उनकी इकोनॉमी को मिली। तो पूरा फोकस जो है सही जगह पे वो लगाते हैं, काम करते हैं और इसी के कारण वो सफल होते हैं। तो इसके लिए उनकी तारीफ बनती है। अब ज़रा ग्राहकों की बात करें तो चाइना का आधा एक्सपोर्ट तो अकेला पाकिस्तान को होता है। और बाकी के एक्सपोर्ट की बात करें तो अफ्रीका के जो गरीब देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो गरीब देश हैं, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, वहाँ पर बड़ा एक्सपोर्ट है। साथ में अगर हम गहराई से देखें तो एक्चुअल में चाइना वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है जो कि यूएस को पसंद नहीं है, जहाँ पे कई प्रकार के प्रतिबंध जो है अमेरिका ने लगाए हुए हैं, जो कि यूएन की ब्लैक लिस्ट में जो है आते हैं। मतलब यूएन जो है उनको ठीक से एक वैल्यू नहीं देता ऐसी जगह जो है वहाँ पे, जैसे कि ईरान की बात करें, यमन की बात करें, वेनेजुला की बात करें, लिबिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। इस प्रकार के देशों में जो है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो एक स्टाइल है चाइना का काम करने का। स्टाइल ये है कि वो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस पर फोकस करते हैं, ऐसे देश जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ कुछ गिने चुने लोग जो हैं या एक आध पार्टी या एक आध ग्रुप या परिवार जो है पूरा देश पर कब्जा करे हुए बैठे रहते हैं। उनको जवाब नहीं देना पड़ता क्योंकि उनको चुनाव में हारने जीतने की टेंशन नहीं होती। अब ऐसे लोगों को क्या होता है कि ऐसे लोगों को जब आप अपने प्रभाव में ले आते हैं तो उनको हथियार बेचना बड़ा आसान काम हो जाता है। तो हथियार बेचने के लिए वो ऐसे ही देशों को सेलेक्ट करता है। साथ में वो क्या करता है कि जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी हथियार बेच लेता है। वो तरह तरह के ऑफ़र देता है, जैसे कि आपको हम लोन दे देंगे, आपको लोन नहीं चाहिए तो हम आपके यहाँ सड़कें बना देंगे, आपके यहाँ एयरपोर्ट बना देंगे, फिर उससे जो आपकी कमाई होगी उससे हमारा आप लोन चुका देना। तो इस तरीके के ऑफ़र जो है चाइना देता है। और कई बार चाइना ऐसे ऑफ़र दे देता है जो जानता है कि सामने वाला पूरा नहीं कर पाएगा, पर क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ही देश पे राज कर रहे होते हैं, तो वो जो है इस चीज़ से हिचकते नहीं, क्योंकि उनको पर्सनली जो है बहुत कुछ दे देती है चाइना की सरकारें। तो जैसे यहाँ पे ऑफ़र कर दिया कि आपके पास पैसे नहीं है हथियार ख़रीदने के,
तो आप जो कि यहाँ हम सड़क बना देंगे, सड़क से जो है टोल टैक्स आप वसूल लेना और उससे आप भी कमा लेना, हमारा भी वापस कर देना, इस प्रकार के ऑफर दे दिए। लेकिन सड़क भी बाद में बन गई, पता चला वहाँ ट्रैफिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, तो टोल टैक्स कहाँ से लोगे। तो जब वो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन में आता है तो चाइना क्या कर लेता है कि उनकी किसी माइन पे कब्जा कर लेता है, किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कब्जा कर लेता है। तो ये स्टाइल के साथ जो है चाइना काम कर रहा है, बड़ी ऐसी स्टाइल जो है उसकी सक्सेसफुली चल रही है। अब जैसे बात करें कि अफ्रीका के कई गरीब देश जहां गृह युद्ध वाली सिचुएशन चल रही है, बड़े अच्छा खासा मार्केट जो है चाइना ने बना लिया है। साउथ सूडान में 20 मिलियन की जो है मिसाइलें बेच मारी, 10,000 से ज़्यादा असॉल्ट राइफल बेच दी। तो इस तरह से जो है जहाँ प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ गृह युद्ध नहीं है, मतलब कोई प्रॉपर देश जो नहीं है, वहाँ पर जो है चाइना का जो है मार्केट जो है अपना बनाने में लगा हुआ है और बड़ा सा फ़ायदा जो है वो उठा रहा है। और साथ में एक और चीज़ में चाइना जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो कोई भी चीज़ को अगर बिल्कुल ज़ीरो से आप स्टार्ट करेंगे, इसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, उस पर रिसर्च करने में पैसा भी बहुत लगता है। तो चाइना ने उसका शॉर्टकट निकाला है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो चाइना जो है इस चीज़ के लिए बदनाम है कि दुनिया के कई सारे देशों का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका वो वायलेशन करता है। जैसे कि अब अमेरिका से जो है हैकिंग के थ्रू जो है उसने F-35 F-22 जैसे फाइटर प्लेन्स के बारे में बहुत सारा डेटा जो है चुराया, हैक करके रशिया का चुराता है, फिर उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। तो ऐसी चीज़ें करके चाइना काफ़ी सक्सेसफुल होता है। और दूसरी बड़ी बात की कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतना जगह प्रभाव डाल रखा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो है अमेरिका हो या रशिया हो या यूरोप के देश हो, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना हुआ है। अब जैसे इसको समझिए कि ये है सुखोई 27 की एग्जैक्ट कॉपी, जिसको चाइना J-11 नाम से बेचता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर लिया है और बना रहा है और बेच रहा है, लेकिन रशिया उसका कुछ खास नहीं कर पाता, क्योंकि रशिया भी एक मजबूरी वाली सिचुएशन में है। रशिया का तेल गैस जो है वो खरीद रहा है, तो रशिया को भी अपनी इकोनॉमी के लिए जो है इसकी ज़रूरत है, तो चुपचाप वो बैठा रहता है। वैसे ही S-300 जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का, उसकी भी इन्होंने कॉपी बना ली है, नाम रखा है उसका HQ-9। तो इस तरीके से बड़े बड़े हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की जो है उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी बना रखी है। एक और नई स्ट्रेटेजी पे जो चल रहा है कि पहले इंपोर्ट कर लो जो चीज़ हम नहीं बना सकते, और उसको ज़्यादा संख्या में इंपोर्ट करो, बाद में इसी से जो है एक्सपोर्ट कर लो। अब जैसे हम एग्जांपल से समझें कि चाइना ने जो है रशिया से सुखोई 35 खरीदा, पर कितने खरीदे? सिर्फ 24। क्यों खरीदे? क्योंकि इससे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, ये कर लें। बाकी सिर्फ 24 से तो चाइना जैसी बड़ी एयरफोर्स का काम नहीं चलता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि यहाँ पे 420 इंजन खरीद लेता है वो सुखोई फाइटर प्लेन में लगाने के लिए। जब 24 प्लेन के लिए 420 इंजन की तो आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरे प्लेन बना रहे हो उसमें आपको लगाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे चाइना जो है स्मार्ट जो है ये गेम खेल रहा है। अब क्योंकि रशिया को भी पैसे की ज़रूरत है तो चुपचाप वो बेच भी देता है। तो देखिए, इंपोर्ट छोटी सी चीज़ करता है और जहाँ ज़रूरी होती है वहाँ क्वांटिटी बढ़ा लेता है, फिर उसी में जो है अपनी घटाई बढ़ाई जोड़ ताड़ के जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाता है और दूसरे देशों में बेचता है। वैसे ही जो है हेलीकॉप्टर इंजन फ्रांस से बहुत बड़ी संख्या में इंपोर्ट कर रखे हैं और इसी का इस्तेमाल करके जो है वो हेलीकॉप्टर फाइनली बनाता है और छोटे मोटे देशों में बेचता रहता है। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी पे चल रहा है। अब इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो रशिया को हो रहा है, क्योंकि अगर हम वेपन्स की बात करें तो सबसे हाई क्वालिटी के वेपन बनाता है अमेरिका, फिर यूरोप के देश बनाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रशिया, जो कि थोड़े कम क्वालिटी के लेकिन सस्ते बनाता है। अब लेकिन चाइना जो है वो रशिया से भी सस्ते बना रहा है। तो लगभग अगर कॉस्ट की बात करें तो 90% सस्ते होते हैं, 90% तक सस्ते होते हैं अमेरिकन वेपन्स के मुकाबले चाइना के। तो खुद चाइना जो है एक मार्केट हुआ करता था कभी रशिया के लिए, 48% इम्पोर्ट जो है चाइना रशिया से करता था। आज की स्थिति में जो है ये फिगर 14% का रह गया। तो यानी खुद एक बहुत बड़ा मार्केट जो है रशिया यहाँ पे गंवा चुका है। साथ में छोटे देशों का जो डिफेंस मार्केट होता था वो भी चाइना के हाथ में जा रहा है। जैसे 71% बांग्लादेश का मार्केट जो है अब चाइना के कब्जे में है, जो कि पहले रशिया के पास होता था। श्रीलंका जो है अब चाइना के टैंक्स जो है ऑपरेट कर रहा है, जो कि पहले रशिया की चलाता था। तो देखिए बहुत बड़ा लूज जो है, बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पे रशिया का हो रहा है।
साथ में हमारे लिए भी कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पड़ोसियों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब चाइना तय करने लगा है। तो नेपाल की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका, बांग्लादेश की बात करें, तो कई ऐसे हमारे पड़ोसी हैं जो अब हमारी कम सुन रहे हैं और चाइना की ज़्यादा सुन रहे हैं। उसका कारण यही है कि चाइना जो है अब उनकी फॉरेन पॉलिसी पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। हथियार उनको दे रहा है, उनके यहाँ लोन दे रहा है, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा रहा है। ये सारी चीज़ों से वो जो है प्रभाव अपना बना रहा है। साथ में बुरा असर अमेरिका पे भी पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे देशों को जो है वो अमेरिका के खिलाफ उकसाने में लगा हुआ है। जैसे अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान को बहुत बड़े हथियार सप्लाई जो है वो चाइना कर रहा है, और जो ईरान गुर्रा रहा है अमेरिका के खिलाफ, उसके पीछे जो है जो असली ताकत है वो चाइना की है। वैसे ही अगर हम देखें, सऊदी अरब के जो तेल रिफाइनिंग पर हमला हुआ था, जो ड्रोन्स बने हुए थे, जिनको बोला जाता है कि यमन के कुछ आतंकवादियों ने करा था हमला, वो भी मेड इन चाइना ड्रोन्स थे। तो ऐसे ही बहुत सारे डेवलपमेंट जो है कर रहा है, जो कि अमेरिका के लिए भी अच्छे नहीं है। साथ में हमको जो है एक हथियारों की होड़ में चाइना ने घसीट लिया है, ये एक सच है। और इसके कारण जो बड़ा बजट हम अपने विकास में यूज़ कर सकते हैं वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भी जो है हथियारों की एक रेस में उलझे हुए हैं चाइना के साथ। अब हम इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो मैनेज करने के लिए हमने कुछ अच्छे स्टेप लिए हैं। एक अच्छा स्टेप हमने लिया है जो मोदी जी ने आते ही तुरंत किया था, वो ये कि डिफेंस इंडस्ट्री को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल देना। तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा जो है काम किया है, और बड़े शानदार इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। अब देखिए, पहले जो कंपनियां हमारी ज़ीरो थी, L&T की बात करें, टाटा की बात करें, अशोक लीलैंड की बात करें, भारत फोर्ज की बात करें, कियानी ग्रुप की बात करें, तो ऐसी कंपनियों ने जो है बहुत कुछ जो है बहुत कम समय में अचीव कर लिया है। जैसे कि अगर हम आर्टिलरी की बात करें तो आज के डेट में हम आर्टिलरी में इंडिपेंडेंट हो गए हैं ऑलमोस्ट, और ये काम हमने सिर्फ 6 साल में कर लिया, सिर्फ हमारी प्राइवेट कंपनियों के सहारे, जो कि सरकारी कंपनियां जो है 50-60 साल में भी नहीं कर पाई थी। तो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है हमको यहाँ पे मिल रहा है। साथ में अमेरिका के साथ हम रिलेशंस अपने मजबूत कर रहे हैं, और इस मजबूती का एक असर आप पहले से ही देख सकते हैं कि अब हम नॉन नेटो एलाई जो है हो रहे हैं। कई जगह जो है अमेरिका हमारे साथ खुलकर खड़ा हो रहा है, बयानबाजी कर रहा है। तो इसका भी एक साइकोलॉजिकल डिप्लोमेटिक बहुत पॉजिटिव असर होता है, जो आप देख सकते हैं। साथ में जहां हम कमज़ोर हैं वहाँ पे हम ये ध्यान दे रहे हैं कि हम एक ऐसी चीज़ कुछ इंपोर्ट कर लें जिसका चाइना के पास जवाब ना हो, तो वो भी हम यूएस और यूरोप से ले रहे हैं। जैसे अभी हमने राफेल लिया है फ्रांस से, जैसे कि हम P-8I सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट जो है अमेरिका से ले रखा है, अभी रोमियो हेलीकॉप्टर लेने जा रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं जो हम ले रहे हैं, जो कि चाइना के ऊपर हमें एज दे। साथ में अपने यहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हम बहुत सारे काम जो है कर रहे हैं। अब कहाँ पे हम पीछे हैं उस पर भी बात करें तो पहले तो हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारे पास फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए अच्छा बजट नहीं है, और साथ में पॉलिटिकल एक स्टडी जो होनी चाहिए, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो एक जैसी चलनी चाहिए, वो नहीं होती हैं। अब नेपाल हमारी नहीं सुन रहा है, क्यों चाइना की ज़्यादा सुन रहा है? क्योंकि चाइना बड़ा सा उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत सारा जो है उनके देश में काम कर रहा है, तो वो नेचुरली उनकी सुनेगा। अब ये काम हमें भी करना चाहिए, पर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। हम अपने यहाँ वोट बैंक बनाने वाली स्कीमों में इतना पैसा बर्बाद करते हैं कि अच्छे काम के लिए हमारे पास पैसा बचता नहीं है। तो हमारे पड़ोसियों के साथ जो रिलेशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका बड़ा कारण यही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बजट जो है सही जगह एलोकेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, पर पैसा हम बर्बाद करते हैं वोट बैंक वाली स्कीम में, फ्रीबीज वाली स्कीम में, जो चाइना में बिल्कुल नहीं होता। साथ में R&D सपोर्ट जो इंस्टीट्यूशन से मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं टॉप के, MIT हो, कैलटेक वगैरह हो, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे करते हैं। हमारे यहाँ IITs वगैरह की बात करें तो ना के बराबर कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा जिस तरह का माहौल वहाँ बनाना चाहिए वो नहीं है। उनमें, उनके रिक्रूटमेंट में किस तरीके से बच्चे वहाँ एडमिशन लें, किस तरह के प्रोफेसर्स रिक्रूट किए जाएं, उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या हो, उस सब में बहुत बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है।
साथ में जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें डिसिप्लिन की भारी कमी है। तो जो चीज़ उनको 3 साल में बना के देनी होती है वो 5 साल में बनाते हैं, 10 साल में बनाते हैं। तो ये भी जो है हमारी तैयारियों को काफ़ी पीछे करता है। तो इन सब में जो है काफ़ी बड़े सुधार की गुंजाइश है जो हमें करना है, तभी हम जो है कुछ बेहतर कर पाएंगे, चाइना को टक्कर दे पाएंगे। तो ये रही आज की बात, इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।